उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने जो है अपना फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का जो है चैप्टर का जो है आगाज़ किया हुआ है। अब इसके अंदर जो है हमने इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि हमारे पास जो इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल वो असल में क्या होता है। और हमने कहा कि हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर हमारे पास 3 रूट्स होते हैं, उसकी 3 ब्रांचेज़ होती हैं, जिसमें हमारे पास जो हमारी पहली ब्रांच थी या जो यूनिट की ब्रांच थी वो हमारे पास क्या थी, बेस यूनिट्स। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स क्या थे, और जो तीसरी ब्रांच थी वो हमारे पास क्या कहलाती है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है क्या करेंगे, हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में सीखेंगे कि हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये असल में क्या होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ को समझने की कोशिश करें कि हमारे पास जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो क्या हैं, एडिशनल यूनिट्स हैं। मतलब इससे पहले जो हमने पढ़े यूनिट्स जिसमें हमारे पास बेस्ड और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ थी, उनके अंदर इनको एडिशनली तौर पर क्या किया गया है, रखा गया है। बिकॉज अगर कि हम इनकी पुरानी बात करें तो हमारे पास ये जो यूनिट्स थे, जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं, ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ के अंदर क्या थे, मौजूद थे। लेकिन चूंकि ये 7 बेस क्वांटिटीज़ से थोड़े से डिफरेंट थे, तो उस डिफरेंसी की वजह से हमने इसको क्या कर दिया, एक अलग ही कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। हमारे पास ये जो है ये एडिशनल यूनिट्स होते हैं, और ये हमारे पास क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये हमारे पास दो चीज़ों को मैयर करते हैं। कौन से चीज़ों को मैयर करते हैं, प्लेन और सॉलिड एंगल्स को मैयर करते हैं। अब एंगल को हाईलाइट किया गया, एंगल हमें ये चीज़ दिखा रहा है कि ये जो भी यूनिट्स हैं ये हमारे पास डायरेक्टली किस चीज़ के साथ रिलेट कर रहे हैं, ज्योमेट्री के साथ, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के साथ, जिसके अंदर हम लोग एंगल्स की मेजरमेंट करते हैं। मतलब ये कि ये ऐसे यूनिट्स थे जिनका काम किसके साथ है, एंगल्स के साथ है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। अब इसकी खसूसियत पढ़ लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, पहले कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स किसी भी दूसरे यूनिट के ऊपर इंहिसार नहीं करते, या इन्हें डिराइव कर नहीं किया जा सकता, बल्कि इनको डिराइव करने के लिए किसी भी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, और इसके साथ साथ हमारे पास ये जो क्वांटिटीज़ हैं एक रेशो की फॉर्म में आते हैं, और इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, और ये हम क्या करते हैं, बेस क्वांटिटीज़ की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कितने सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे भी दिख रहा है, एक प्लेन होता है, एक सॉलिड एंगल का सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। तो हमारे पास कितने हो गए, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये हमारे पास होते हैं। पहला यूनिट हमारे पास क्या है, रेडियन, और दूसरा हमारे पास क्या है, स्टीरेडियन। सिंपल आप ये कह सकते हैं कि जो स्टीरेडियन है वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रेडियन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेडियन है ये हमारे पास क्या होता है, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। अब प्लेन के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2D। इसका मतलब ये है कि प्लेन ऐसी शेप को कहते हैं जो कि टू सरफेस या 2D रखता हो, दो डायमेंशंस रखता हो। अब सिंपल तौर पे हम दो डायमेंशन का क्या मतलब होता है, ऐसी तमाम चीज़ें जिसको इस तरह बोर्ड या किसी भी पेज पर सिंपली बनाया जा सकती है। जैसे कि ये सर्कल बना हुआ है, ये हमारे पास एक टाइप ऑफ 2D शेप है, सर्कल है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ जाता है स्टीरेडियन। अब स्टीरेडियन हमारे पास क्या होता है, ये यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए होता है, और सॉलिड एंगल क्या होता है, 3D शेप्स का होता है। अब 3D शेप ऐसा होती है जैसे कि हमारे पास ये शेप बनी हुई है। अब देखिए 3D शेप को हम किसी भी सरफेस के ऊपर नहीं बना सकते। 3D शेप अगर कि मैं सर्कल और 2D सर्कल और क्या करूँ, थ्री 2D और 3D शेप को क्या करूँ, डिफरेंशिएट करना चाहूँ, तो हमारे पास क्या होता है कि 2D प्लेन एक सर्कल होता है, जबकि 3D प्लेन एक स्फेयर होती है। मतलब 2D शेप ऑफ सर्कल की जो 3D शेप है वो हमारे पास क्या कहलाती है, एक स्फेयर शेप कहलाती है। अब 3D शेप का क्या मतलब है, जैसे कि ये 2D शेप इस बोर्ड पर बनी हुई है, तो इसके अंदर एक इसका एक्स एक्सिस है और एक इसका वाई, एक इसका क्या है, एक्स एक्सिस है और एक इसका वाई एक्सिस है। अब इसका जो तीसरा जो 3D या तीसरी जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी इस तरह बाहर। तो अगर कि मैं बनाना चाहूँ तो वो क्या होगी, इस तरह बाहर की तरफ उभरी हुई, जैसे कि कोई फुटबॉल होती है। अब फुटबॉल एक टाइप ऑफ क्या है, ये हमारे पास 3D या स्फेरिकल शेप है। और इसी तरह हमारे पास जो सर्कल है जो कि बोर्ड पर बनाया जा सकता है वो हमारे पास है 2D। तो यहाँ पर सिंपल ये कि अगर कि हमने 2D शेप का एंगल मेजर करना है तो वो हमारे पास होगा प्लेन, और अगर 3D का मेजर करना है तो वो हमारे पास होगा सॉलिड एंगल। चलिए अब समझ लेते हैं कि हमारे पास ये रेडियन और स्टीरेडियन ये क्या होते हैं। हमारे पास आ गया रेडियन, और अगला क्या आ गया हमारे पास, स्टीरेडियन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये रेडियन क्या होता है। अच्छा, इसमें कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं जो कि मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि हमारे पास ये क्या होते हैं। तो पहली चीज़ आ रही है हमारे पास, आर्क लेंथ।
ठीक है। अब आर्क लेंथ को देख लेते हैं कि हमारे पास आर्क लेंथ क्या है, लेकिन इस आर्क लेंथ को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास रेडियस क्या है। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक सर्कल है, ये सर्कल है। अगर कि इस सर्कल की इसके सर्कल के सेंटर पॉइंट से इसके बाउंड्री तक एक फासला या एक लाइन खींची जाए, तो ये जो सेंटर से लेकर इसके बाउंड्री तक का फासला होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियस, और इसको आर से शो करते हैं, ठीक है। और सर्कल की एक खसूसियत ये होती है, जो कि अकॉर्डिंग टू सर्कल की डेफिनेशन है, कि अगर मैं इस सर्कल के किसी भी सेंटर पॉइंट से किसी भी जगह का बाउंड्री का फासला ले लूँ, तो उसकी तमाम के तमाम रेडियस, मतलब ये लेंथ क्या आती है, इक्वल रहती है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि अब ये यहाँ पर ए पॉइंट पर है। सेम अकॉर्डिंग टू सर्कल की डेफिनेशन, अगर कि मैं क्या करूँ, यहाँ सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का फासला देखूँ, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, आर, और ये मेरे पास लेट सपोज ये हमारे पास है बी पॉइंट। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, अब यहाँ पर समझ लेते हैं एंगल हमारे पास क्या होता है। एंगल, दरअसल सिर्फ एंगल की बात कर रहा हूँ। एंगल हमारे पास क्या होता है कि जब भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। एक लाइन यूँ जा रही है, एक यूँ जा रही है, और इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइनें आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये कोई भी फासला हो सकता है, ये फासला भी हो सकता है, ये फासला भी हो सकता है। सो जब भी दो लाइनें, लेट सपोज ये लाइन और ये लाइन मैं ले लेता हूँ, जब भी दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो उसके दरमियान में कुछ फासला क्रिएट हो जाएगा, और इस फासले को हम लोग किससे मेजर करेंगे, थीटा से। और ये थीटा ही असल में क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। सो हमने सीखा कि एंगल दरअसल क्या है, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो दरमियान में जो फासला बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगल। सेम यही यहाँ पर हो रहा है कि एक लाइन यहाँ जा रही है और एक लाइन यहाँ जा रही है, तो इसके दरमियान में जो फासला बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे एंगल, या उसको हम कहेंगे थीटा। ये बात समझ आ गई। अच्छा, हमने यहाँ से दो चीज़ें सीख ली, एक आर और दूसरा थीटा। अब तीसरी चीज़ सीख लेते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास कहलाती है आर्क लेंथ। अगर मैं इस ए से लेकर बी पॉइंट तक क्या करूँ, एक लेंथ ले लूँ, तो ए से लेकर बी पॉइंट तक की ये जो लेंथ होगी, ये हमारे पास क्या कहलाती है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्यों कहलाती है, जैसे आप बचपन में जो है जो आप प्रकार का इस्तेमाल करते थे, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सेंटर पॉइंट पर हम इसको रखकर इस तरह से एक आर्क लगाते हैं। सो ये आर्क लेंथ इसको इसलिए कहा जाता है कि जब हम इसको रखते हैं तो ये हमारे पास एक कर्व शेप आ जाती है। लेकिन अगर हम इसको बहुत छोटा कर दें तो एक सीधी लेंथ हमारे पास क्रिएट हो जाती है। तो ये हमें चीज़ें समझ आ गई, आर्क लेंथ क्या होती है, एंगल क्या होता है, और उसके साथ हमारे पास रेडियस क्या होता है। तो अब मैं इसको समझा देता हूँ, मिटा देता हूँ, सॉरी। अब हमारे पास डेफिनेशन को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो व्हेन द आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल, क्या जब हमारे पास आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल, ये हमारे पास क्या हो, सर्कल ये यहाँ तक जो है 2D प्लेन होगी, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, इज इक्वल टू ये जो रेडियस है, जब हमारे पास ये आर्क लेंथ इस आर लेंथ के इक्वल हो जाए, रेडियस लेंथ के इक्वल हो जाए, तो दरमियान में जो फासला बनेगा, जो थीटा बनेगा, वो हमारे पास क्या होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। सिंपल मतलब ये कि अगर कि मैंने यहाँ आर ले लिया, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आया 2 मीटर्स, और यहाँ जब मैंने आर्क लेंथ ली, ये भी मेरे पास आया 2 मीटर्स, तो हमारे पास थीटा उसके दरमियान में हमेशा बनने वाला, ये हमारे पास क्या होगा, हमेशा 1 रेडियन के इक्वल होगा। हाँ, अगर के में क्या हो, अगर के मेरे पास रेडियस सपोज आ जाता है 3 मीटर्स, और ये मेरे पास आर्क लेंथ आती है 2 मीटर, या आपने जो आर्क लेंथ है वो छोटी लगाई है विद कंपेयर टू रेडियस, तो हमारे पास ये जो थीटा होगा ये 1 रेडियन नहीं होगा। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। सिंपल ये यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि आर्क लेंथ जब आपकी इक्वल हो जाए रेडियस के, तो जो थीटा बनेगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉरी, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, 1 रेडियन। अब हम इसको देख लेते हैं, हम इसको थोड़ी और मैथमेटिकल टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इन चीज़ों को मिटा देते हैं यहाँ तक। अब कंसीडर कर लेते हैं कि लेट कंसीडर कि हमारे पास एक सर्कल है, उसका रेडियस हमारे पास है आर, और उसकी आर्क लेंथ भी हम लोगों ने क्या की, आर्क से शो की हुई है, और इसके अंदर जो बनने वाला एंगल है वो हमारे पास है थीटा। तो अगर कि मैं थीटा को क्या करूँ, लिखना चाहूँ, तो थीटा मेरे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, थीटा मेरे पास इक्वल होता है एस अपॉन
आर और इंटू रेडियन। सिंपल यही चीज़ें हैं। एस मेरे पास क्या है, यहाँ पूरे सर्कल का जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, सिंपल आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, 2 पाई। 2 पाई का क्या मतलब है, 2 पाई किस चीज़ को शो करता है, पूरे एक सर्कल को, तो ये हमारे पास आ गया 2 पाई, पूरा एक सर्कल आ गया, ठीक है। अब देखिए एक मैं आपको एक और डिफरेंस भी समझाना चाहूँगा कि हमारे पास एक ये है, इसके अंदर कितने हैं, 2 पाई, ठीक है। ये कितना है, ये भी 2 पाई है। एक ये सर्कल है, ये भी हमारे पास क्या है, इसके अंदर भी एंगल्स कितने हैं, 2 पाई। और एक ये बड़ा सा सर्कल है, इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, 2 पाई। अब इनके दरमियान में डिफरेंस किस चीज़ का है, इनके दरमियान में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, वो क्या है, रेडियस। इसका रेडियस छोटा, इसका रेडियस बड़ा, और इसका रेडियस थोड़ा सा और बड़ा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि सर्कल सिर्फ 2 पाई से शो नहीं किया जा सकता, या एस को सिर्फ 2 पाई से शो नहीं किया जा सकता, बल्कि हम इसके साथ क्या लिखेंगे, 2 पाई आर। तो एस की जगह पे मैंने लिख दिया 2 पाई आर, ये लगा दी लाइन, आर की जगह पे आर, और ये हमारे पास जो रेडियन आ रहा है, रेडियन का रेडियन मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए आर और ये वाला आर आपस में कट गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई, और इसके साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडियन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमने क्या कहा था कि अगर अगर सपोज, या हम यहाँ पे एक लेट कर लेते हैं। लेट हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो आर्क लेंथ है, हम ये कहते हैं कि अगर कि हमारे पास एस, जो एस है, जो एस है वो भी अगर कि हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाए, मतलब आर्क लेंथ किस चीज़ के इक्वल हो जाए, आर के, तो हमारे पास इक्वेशन किस तरह की बनेगी। तो हम फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, और इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियन। इस केस के अंदर हमारे पास, इस केस में हमारे पास जो एस था वो 2 पाई आर के इक्वल था। इस केस में हमारे पास जो एस है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ रहा है, आर के इक्वल, जैसे कि हमने सिंपल का। अब देखिए ये जो आर्क लेंथ है, पहले हमने कैसे फाइंड किया, एक जनरल केस में, तो ये 2 पाई रेडियन आ गई, ठीक है। अब आपने लेट सपोज इसको भी सोल्व किया, और ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास आर के इक्वल आ गई। लेट सपोज हम ये कहते हैं कि ये यहाँ पर 1 मीटर थी, आपने इसको सोल्व किया, ये भी 1 मीटर आ गई, तो अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर आ गई, इस तरह हुआ। तो यहाँ पर ये जो एस है ये आर के इक्वल है, तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, आर डिवाइडेड बाय आर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियन। सो आर और आर आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 1 रेडियन। इसका मतलब ये हुआ, ये प्रूव हो गया कि अगर कि मेरे पास क्या हो, आर्क लेंथ, जो हमारे पास आर्क लेंथ है वो रेडियस के इक्वल हो जाए, तो हमारे पास जो एंगल होगा, थीटा बनेगा, वो भी 1 रेडियन के इक्वल होगा। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि हमारे पास रेडियन क्या बला होती है। अब हम सेम यही केस, बिल्कुल यही केस हम इस टी रेडियन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, आप भी कोशिश करें कि आपसे भी ये खुद हो जाए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, जैसे कि कोई भी फुटबॉल। अब आप इसको अपने माइंड में इमेजिन करें कि एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल के सेंटर से आप क्या करते हैं, लाइन ऊपर की तरफ खींचते हैं। आप उसके सेंटर से क्या करते हैं, लाइन को बाउंड्री तक लाते हैं। अब देखिए एक फुटबॉल है और उसके सेंटर से एक लाइन ऊपर तक आती है, तो ये एक लाइन क्या करेगी, उसको डिफाइन नहीं कर पाएगी, आपको दो लाइनें खींचनी पड़ेंगी, एक ऐसे और एक ऐसे। ये तीन लाइनें जो है एक एरिया पूरी कोन की तरह उसकी शेप को बनाएगी। लेट्स सपोज कैसी शेप बनाएगी, कुछ इस तरह की शेप। ये हमारे पास आएगा 3D शेप का एरिया, ये बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोन आइसक्रीम, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लेंथ होगी ये हमारे पास क्या कहलाएगी, रेडियस। और ये हमारे पास जो ऊपर का, जहाँ पर एक आइसक्रीम की क्रीम पड़ी होती है, जो पूरा एरिया है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका एरिया। यहाँ पर ये थी आर्क लेंथ, यहाँ पर ये क्या है, एरिया है। एरिया क्या होता है, जिसमें दो लेंथ हो। तो अगर कि आप इस ऊपर के सरफेस को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दो लेंथ यहाँ पर भी आपको दो लेंथ दिखेंगी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेफिनेशन को देख लेते हैं कि व्हेन द एरिया ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस का क्या मतलब है, आप इसको 3D प्लेन भी कह सकते हैं। व्हेन द एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, या व्हेन द एरिया ऑफ अ 3D प्लेन इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। यहाँ पर हमारे पास क्या था कि हमारे पास सिर्फ आर था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेडियस का स्क्वायर है। यहाँ पे हमारे पास एक ही लेंथ थी, यहाँ पर हमारे पास क्या होंगी, दो लेंथ होंगी, तो यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर आएगा। सो द एंगल विल बी 1 रेडियन। बिल्कुल सेम यही डेफिनेशन है, दो चीज़ों को चेंज करना है। यहाँ पर हमारे पास आर्क लेंथ है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एरिया है।
यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक 2D प्लेन है, यहाँ पर हमारे पास एक 3D प्लेन या स्फेरिकल सरफेस है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ r है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, r का स्क्वायर है। यहाँ तक बात समझ आ गई। सो यहाँ पर हम सिंपल ये कहेंगे कि व्हेन द एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज इक्वल टू द स्क्वायर रेडियस, देन द फॉर्मिंग थीटा या थीटा विल बी इक्वल टू 1 स्टीरेडियन या 1 सॉलिड एंगल। यहाँ तक आपको उम्मीद है डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि अब हम इसको सेम इसी तरह कंसीडर करके वो कर देते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा सेम हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, एस अपॉन आर, लेकिन यहाँ पर हम किस चीज़ को मेजर कर रहे हैं, स्टीरेडियन। मैं यहाँ इसके लिए क्या लिख लेता हूँ, एस आर, स्टीरेडियन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, एक सर्कल का और एक स्फेयर का। यही डिफरेंस है कि यहाँ पर एक चेंज आता है, यहाँ पे 2 पाई है तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 पाई आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आर आ रहा है ये हमारे पास क्या आएगा, आर का स्क्वायर आएगा, और सेम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, और उसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, टी रेडियन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ में सेम यही आर का स्क्वायर आर के स्क्वायर से कट गया और थीटा हमारे पास आ जाएगा 4 पाई टी रेडियन, ठीक है। अब हम कंसीडर कर लेते हैं जो कि हमने पहले भी कंसीडर किया था, लेट अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो एस है, एस जो है ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है। अगर कि हमारे पास एस किस चीज़ के इक्वल हो जाए, सॉरी यहाँ पर भी आपके पास आएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है कि अगर कि हमारे पास एस, अगर कि हमारे पास एस मतलब कि एरिया, अगर कि एस मेरे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाए, आर स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो 1 स्टीरेडियन होगा। सो लेट एस हमारे पास क्या हो गया, आर का स्क्वायर। सो थीटा हमारे पास इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, 4 पाई, सॉरी, तो थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, एस अपॉन आर का स्क्वायर इंटू स्टीरेडियन। तो एस हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, आर के स्क्वायर के इक्वल है, तो ये भी हमारे पास आर के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टीरेडियन। वैसे क्या वैसे आर स्क्वायर से कट गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 स्टीरेडियन। इससे एक चीज़ प्रूफ हो गई कि हमारे पास अगर आर्क लेंथ, सॉरी, अगर कि हमारे पास एरिया ये हमारे पास रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तो हमारे पास जो थीटा होगा वो हमारे पास 1 स्टीरेडियन ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम इसको एक एग्जांपल से समझना चाहेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन फ़ायदा होगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेट सपोज हम यहाँ पर एक चीज़ कर लेते हैं, हम एक सर्कल से इसको समझ लेते हैं। पहले मैं 2D के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। ये एक सर्कल है, मैं ये वाली लेंथ लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं रेडियस वगैरह किसी चीज़ को नहीं जानता, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक स्केल को रखता हूँ एक सर्कल के, और मुझे पता चलता है कि ये हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर के ये लाइन इक्वल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक रूलर रख के मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करता हूँ, मैयर करता हूँ, ठीक है। ये मैंने रूलर रख के इसको मैयर किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्केल रख के जब इस लेंथ को भी मेजर करता हूँ तो ये भी मेरे पास क्या आ जाती है, 3 सेंटीमीटर। अब मुझे पता क्या करना है कि मेरे पास ये थीटा, दरअसल ये थीटा मेरे पास क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या लिखेंगे कि हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस अपॉन आर के इक्वल होता है, मतलब आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस के इक्वल होता है। लेकिन आर्क लेंथ मेरे पास अभी क्या आ रही है, 3 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना आ रहा है मेरे पास, 3 सेंटीमीटर। तो इसका जो बनने वाला एंगल होगा मैं उसको सिंपल ये कहूँगा कि वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, वो मेरे पास इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। सेम फॉर द केस ऑफ द स्टीरेडियन, इसके लिए भी हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल यही केस होगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक जो है आपको जो वीडियो होगी, यहाँ तक हमारे पास आके इस रेडियन, स्टीरेडियन ये और ये हमारे पास जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है ये यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और वीडियोस जो है वो थोड़ी सी शायद लंबी हो गई, लेकिन ये है कि अगर के टॉपिक को एक सही तरीके से समझना है तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है वक्त का ज़्यादा होना या कम होना कोई फ़र्क पड़ता है। सो यहाँ तक जो है हमारे पास आगे टॉपिक ख़त्म हो गया। सो अगर कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ ना आई हो,
तो आप अपना सवाल बाय ज़रिए कमेंट सेक्शन के अंदर अपना सवाल मुझ तक पहुँचा सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उसको आपको क्लियर करा सकूँ। बाकी कोशिश करें कि ये जो वीडियो है उसको अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये हमारे पास जो वीडियो है ये बाकी लोगों तक भी क्या हो पहुंच सके और उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए सुनने के लिए जज़ाकल्लाह। तब तक की अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।